के लिए पहुंचने लगे विदेशी मेहमान। ब्राजील का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा ऋषिकेश एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। अल्मोड़ा में धाबी के निर्देश पर नहीं हो रहा पालन, अतिक्रमण की जद में आया नेशनल हाईवे, 18 लोगों को नोटिस जारी। धामी सरकार ने जारी किए विजिलेंस जांच के आदेश। कोचर कॉलोनी में भ्रष्टाचार का लगा आरोप, 5 लेखपालों पर केस दर्ज। डोईवाला के केशव बस्ती में डबल मर्डर, पिता ने की 2 मासूम बेटियों की निर्मम हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कोहरे के आक्रोश में पहाड़ों की रानी मसूरी, मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। अपने 2 दिवसीय अल्पकालिक प्रवास के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ज्योतिष मठ पहुंचे, जहां 64 योगिनी मंदिर हाल में भजन संध्या में शामिल हुए और साथ ही क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बताया, उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित किया है, जिसमें जोशीमठ भू धसाव आपदा की रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करने और हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य जनहित में तत्काल रोकने और मास्टर प्लान के नाम पर बद्रीनाथ धाम की परंपराओं मर्यादाओं को न तोड़ने और जोशीमठ का नाम ज्योतिष मठ करने के शासनादेश जल्द लागू करने की मांग की गई है। नहीं था, उसको मास्टर प्लान बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसमें सहयोग भी देने को तैयार हैं। खूब भव्य हो अपना धाम, किसको इसमें आपत्ति हो सकती है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर भव्यता के लिए काम चल रहा है, लेकिन दिव्यता की अनदेखी हो रही है। यहाँ पर जो दिव्यताएं हैं, विशेषताएं हैं धार्मिक आध्यात्मिक, उन धार्मिक आध्यात्मिक विशेषताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नज़रअंदाज ही नहीं, उनकी हत्या की जा रही है। जैसे आपको बताना चाहेंगे, जो 5 वहाँ पर धाराएँ हैं, पंचगंगा जिनको कहा जाता है, और जिन पंचगंगा का स्नान किए बिना वहाँ का रावल भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उन पंचगंगाओं में से कूर्म गंगा को, प्रहलाद गंगा को समाप्त ही लगभग अस्तित्व उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। बाकी इसी तरह की दूसरी दिव्यताएं भी खतरे में हैं। तो हमारा ये कहना है कि भव्यता हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दिव्यता की हत्या करके अगर कोई भव्यता लाना चाहे तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। महाराज जी, प्रदेश में लव जिहाद और इस टाइप के जो मुद्दे हो रहे हैं हिंदू, देखिए, ये सोचना होगा कि आखिर उत्तराखंड में अचानक ये सब क्यों होने लग गया। उत्तराखंड सीमा का प्रदेश है और इस समय चीन के साथ जो हमारी सीमाएं लगी हुई हैं उनमें गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश तक लेकर के, हिमाचल प्रदेश तक लेकर के, और ये आपका उत्तराखंड, ये सब उसमें सम्मिलित है। ऐसे समय में यहाँ पर ऐसे लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश की जा रही है, जो इस भूमि से उस रूप में नहीं जुड़े हैं जैसे यहाँ के मूलवासी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस षड्यंत्र से सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। वो ऐसी घटनाएं करके केवल हम लोगों की तासीर परख रहे हैं कि देखो ऐसा करते हैं क्या होता है, इनका बलाबल हमको पता चल जाए। तो बलाबल पता चलने के बाद वो अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे। तो वो क्रियान्वित कर दें कोई योजना, उसके पहले हम लोगों को सतर्क होकर के ऐसी चीज़ों को दूर हटा देना चाहिए। महाराज जी, जो अभी जोशीमठ में आपदा आई थी, इसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं हुई है, तो वो क्या कहेंगे? भाई हम क्या कहें, इतनी बड़ी आपदा आई, इतने लोगों को चिंता है, जोशीमठ के हजारों हजार लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, और आप बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाते हैं कि जाँच करिए, बताइए क्यों यहाँ की धरती धंस रही है। अभी भी हम पूरे देश में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पत्रकार बंधु आते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि जोशीमठ में अब क्या स्थिति है। तो जोशीमठ के लोग स्वयं नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है। अरे जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है जांच कराओ, जांच करके हमको उसी दिन या दूसरे दिन रिपोर्ट मिल जाती है और रिपोर्ट मिलने के आधार पर हम दवा लेकर के ठीक हो जाते हैं। अब हमको बीमार हम हुए, हमारा जोशीमठ बीमार हुआ, समस्या हुई, जांच करने के लिए बड़े बड़े विशेषज्ञ आए, उन्होंने रिपोर्ट जरूर बनाई होगी, लेकिन क्या कारण है कि सरकार अभी तक उस रिपोर्ट से हमको अवगत नहीं करा रही है। तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि कम से कम यहाँ पर
जो विशेषज्ञों ने जांच की है उसकी जो भी आख्या है उसको सार्वजनिक किया जाए। हमको पता तो चले कि हम कितने खतरे में हैं। हमको ऐसा न रखा जाए कि हम अनुमान ही लगाते रहें, चिंता में ही पड़े रहें और हम और ज़्यादा बीमार हो जाएं। महाराज जी, जो आज आपने समर्थन दिया है इसको हेलंग बाईपास मरवाड़ी को लेकर के, इसके बाद आप अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर हमारा सरकार अगला कदम यह है कि हम स्वयं कोई नेतृत्व नहीं कर रहे हैं इस आंदोलन का। इस आंदोलन का नेतृत्व जोशीमठ के गांव के लोग कर रहे हैं। हम उनको समर्थन, उनको बल देने के लिए और उनकी पीड़ा में हम भी सहभागी हैं ये बताने के लिए उनके पास गए थे। तो ये लोग जो कुछ तय करेंगे, अगर उनकी कोई योजना सही होगी तो हम हर सही योजना के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। और हमने ये कहा है उनके साथ जाकर के कि ये मत समझे सरकार कि ये जोशीमठ के मुट्ठी भर लोगों की मांग है। ये बहुत सारे सनातन धर्मी हैं जिनकी आस्था जोशीमठ से जुड़ी हुई है, उन सब की समस्या ये है। और ये सनातन धर्म के अनुसार जो भी बद्रीनाथ यात्रा करने जाता है, अगर वो जोशीमठ को छोड़ करके बद्रीनाथ की यात्रा करेगा तो उसको पुण्य मिलने के बदले पाप ही मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, उनकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर सरकार संज्ञान ले, तत्काल इस सड़क को बनाना बंद करके जोशीमठ के अंदर से जाने वाली जो सड़क है उनमें से चौड़ीकरण आदि के लिए जहाँ जैसी मांग हो उसको सामने रखे और उसको बनाए। तो ये बात हमने कही है और आवश्यकता पड़ी तो जो कार्यक्रम इनके द्वारा निश्चित किया जाएगा हम उसमें सम्मिलित अपने लोगों के साथ रहेंगे। और जोशीमठ से बाहर भी ये आंदोलन अगर बढ़ाना पड़ा तो हम उसको बढ़ाएंगे। रुड़की तहसील परिसर में रुड़की एडवोकेट्स एसोसिएशन के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की एडवोकेट्स एसोसिएशन के सचिव अनित चौधरी ने कहा, पिछले 2-2.5 महीनों से तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं लेकिन दाखिल खारिज का काम नहीं किया जा रहा। वहीं जनता की परेशानी को देखते हुए अधिवक्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है और कई बार इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई है लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद एसोसिएशन ने सीएम धामी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। मैं लगातार 2-2.5 महीने से रजिस्ट्रार कानूनगो दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है वो नहीं कर रहे, नोटिस पहले नहीं दे रहे हैं और बाकी सभी प्रशासनिक कार्यों में लगातार कर रहे हैं। जनता परेशान है, त्रस्त है। जनता अधिवक्ताओं के पास आती है, अधिवक्ता जनता का कार्य करते हैं और जनता की परेशानी को देखते हुए अधिवक्ताओं ने ये बीड़ा उठाया कि भाई ये कार्य जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसमें अधिकारियों से वार्ता की गई लेकिन कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिल पाया। आज भी वार्ता हुई, एसडीएम साहब डीएम साहब से मिलने गए या बात करेंगे फोन पे, उन्होंने हमें बताया कि मैं बात करके इस समस्या का जल्दी समाधान कराता हूँ, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि समाधान हो पाएगा या नहीं। तो किन कारण उनकी कुछ डिमांडें हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास एक तो उनकी 5 सीटें हैं, वो 3 लोग काम कर रहे हैं तो 5 के 5 रजिस्ट्रार कानून होने चाहिए, सरकार उन्हें 5 दे। और दूसरा उनके पास जो वर्कर हैं जो काम करने वाले हैं वो कम है, टाइपिस्ट नहीं है, स्टेनो नहीं है, तो उनके पास वो समस्या है उनकी, उस सबका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या मांग करते हैं? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि बहुत जल्द इस कार्य को सुचारू रूप से चलाएं, जिससे जनता जो पिस रही है वो जनता ना पिसे और काम हो। हम तो जनता की आवाज़ बन के आपसे बात कर रहे हैं, हमारा कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन जनता त्रस्त है और जनता को नुकसान ये है कि उसके ना तो लोन हो पा रहे हैं और ना ही नक्शे पास हो पा रहे हैं। बिना दाखिल खारिज के कोई कार्य नहीं होता और यदि प्रशासन इस काम को नहीं करता तो फिर हमारे लिए हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी बताओ। चारधाम यात्रा चरम पर है और इसी के बीच कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। जनपद उत्तरकाशी में लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री गौमुख एवं गंगोत्री से कांवड़ भरने आते हैं। ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी रहती है। गंगोत्री से पैदल कांवड़ यात्रियों के कारण पूरी सड़क जाम रहती है। ऐसे में पुलिस विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। लोगों से कहा है कि लैंडस्लाइड वाले स्थानों पर फोर्स तैनात की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों को कांवड़ यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। दूर दराज के क्षेत्रों से जो कांवड़िए भोले के भक्त आ रहे हैं, उनकी सरल, सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं।
उसके लिए हमने जो है हमारी पुलिस प्रशासन की जो ब्रीफिंग है वो कर ली गई है। और जो थाना लेवल पे जो बाहर से जो लोग आते हैं जो भंडारे लगाते हैं मेन स्थान पे, जैसे मनेरी, ओंगी, मातली और भैरव चौक पे, उनके साथ हमारी मीटिंग जो है आगे प्लान है और उनको हम बता देंगे कि भाई किस तरह से जो है उनका कंट्रोल करना है कावड़ियों को और किस तरह से बात करनी है, हम उनसे बात करेंगे। और हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं जो सेंसिटिव और वल्नरेबल हैं, जहाँ पे बारिश की वजह से जो मलबा आता है या पत्थर गिरते हैं, तो वहाँ पे हमारी फोर्स तैनात रहेगी। और कावड़ियों को भी हम जो है समझाइश देंगे हमारे मीडिया और फेसबुक के पोस्ट से कि भाई अगर मौसम ख़राब रहे तो अपनी यात्रा जो है थोड़ा डिले करके रखिए। और कावड़िए जहाँ से पानी भरते हैं, जो जैसे गंगोत्री घाट हुआ, तो वहाँ पे जैसा कि आपको पता है अभी गंगा जी का स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है, जल स्तर। तो वहाँ पे हम SDRF और हमारी फायर सर्विस की टीम जो है तैनात रहेंगी। और इसके अलावा जो है हमारी 4 टीमें, मोबाइल टीम जो है गाड़ियों के साथ गश्त पे रहेंगी। और किसी भी ट्रैफिक का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे उसको उसी वक्त जो है हम हल कर दिया जाएगा। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं कावड़ यात्रा सुरक्षित करवाने के लिए। सर, जिस तरह से देखिए, नशे को लेके जो है उत्तरकाशी पुलिस बहुत पूरी तरह से सख्त है। हमारी जो कार्रवाई है लगातार चल रही है। और कावड़िए जो आ रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप एक धार्मिक आस्था में आ रहे हैं, विश्वास का आस्था की एक यात्रा है ये, तो इसमें इस तरह का जो मदिरापान है और जो नशे की चीज़ों से दूर रहें। और जो है इस तरह का कोई भी क्रय विक्रय या इसका परिवहन ना करें, अन्यथा इसमें पुलिस को कुछ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो दूर दराज के क्षेत्रों से जो कावड़िए भोले के भक्त आ रहे हैं, उनकी सरल, सुगम और सुरक्षित कावड़ यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। उसके लिए हमने जो है हमारी पुलिस प्रशासन की जो ब्रीफिंग है वो कर ली गई। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन के साथ साथ चौकी पर अवैध उगाही का खेल खेला जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही धामी के अधिकारी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और अधिकारियों ने चौकी पर बुलडोजर चला दिया, जिससे कोसी नदी पर भगदड़ मच गई और माफियाओं ने अवैध खनन को पलटकर अपने वाहनों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। बता रही थी तो कोसी नदी में गए, वहाँ काफी मात्रा में ट्रैक्टर और डंपर लगे हुए थे जो अवैध खनन कर रहे थे। हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें अभी तक हमने जहाँ गड्ढे हुए हैं, जिनके खेतों से RBM निकले हैं, वहाँ भी 23.5 करोड़ रुपए के चालानी रिपोर्ट भी DM साहब को भेज रखी है। तो महीने करीब 25, 30, 50 डंपर और ट्रैक्टर जो अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में लगे रहते हैं, हम लोग उसको सीज करते रहते हैं और उनसे अर्थदंड भी वसूल। नदी के किनारे जो खेत हैं जिनमें लोगों के द्वारा अवैध खनन करवाया गया, तो उसमें 23.5 करोड़ की हमने अवैध खनन पे रॉयल्टी अर्थदंड के लिए जिले को भेज रखा है। गैर कानूनी तरीके से खड़े होकर, जो कि अथराइज भी नहीं है, ना यहाँ हमारी फॉरेस्ट चौकी, ना पुलिस चौकी है, ना प्रशासन की खनन की किसी की चौकी नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ खड़े होकर अवैध तरीके से वसूली करते हैं और रेवेन्यू को चेक करते हैं। इसको गिरा देना ही बेहतर है ताकि इस तरह के जो आरोप लगते रहते हैं उसका पटाक्षेप हो सके। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान IIT के गेस्ट फैकल्टी ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को निशुल्क इंजीनियरिंग व मेडिकल की कोचिंग दी जा रही है, जिसमें इंजीनियरिंग व मेडिकल के बारे में काउंसलिंग के साथ साथ कई विषयों की तैयारी कराई जा रही है, जिसके तहत संपूर्ण क्षेत्र से 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा दिलवाया जा रहा है। वहीं अभिभावकों व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संस्था के अभियान के और इन प्रयासों का प्रशंसा की जा रही है। मेरा नाम कुमार जनुरा नेगी है। मैं झिंझौनी गांव से हूँ। हमारी स्कूल का नाम GIC भगवती है। यहाँ मतलब पहले हम क्लास 12th में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और 11th में भी हमने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ आके हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। यहाँ पे हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वहाँ पे हमें बेसिक क्लियर नहीं होता था, यहाँ पे हमारा बेसिक भी क्लियर होता है। और सर, मेरा नाम नेहा है। मैं कनाल गाँव से हूँ और क्लास 12th में पढ़ती हूँ। और हमने मतलब यहाँ मतलब भी वगैरह की कोचिंग के लिए आए हैं। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। पहले और अब में क्या अंतर लगता है आपको? मतलब पहले जब हम यहाँ आए तो हमें मतलब
ज़्यादा कुछ नहीं आता था। यहाँ आके हम बहुत कुछ सीखे हैं और जब हम मतलब यहाँ पहली बार आए तो हमें कुछ नहीं आता था। यहाँ आके हम बहुत कुछ सीखे। आपका एम क्या है, भविष्य में क्या बनोगे? मुझे नीट निकालना है। आपको नीट निकालना है और सभी का एम डिसाइड है कि क्या बनना है? क्या 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 बनोगे आप? हाँ। चलो सवाल करता ना करो, एक सवाल करता ना करो, एकदम नहीं बोल पा रहे। मेरा नाम खुशी बिष्ट है। मैं यहाँ पे दूर किसी गांव की रहने वाली हूँ और ये NSS कैंप लगा है जो कि 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था 15 मई को। और पहले तो हमें बहुत टफ हुआ पढ़ाई करने में, लेकिन अब एक्सपीरियंस आ गया है और हमें ना IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा और बस मैं कहना चाहती हूँ। और मैंने मतलब फर्स्ट से कोचिंग ज्वाइन की। हम स्कूल में थे तब तक हमारे मतलब उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। मतलब हमने 11th पढ़ी बट हमारे उसके भी कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं थे। अब हम यहाँ पे आए तो हमने सीखा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अब हम इंग्लिश की भी क्लासेस लेते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारी थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है बट हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे पूरा वो करें। मैं GJIC नाहरगढ़ से हूँ और मेरा गांव कीवर है। हमारी ये निःशुल्क आवासीय कोचिंग चल रही है, उसमें हमारी डबराव जी जो IIT दिल्ली के बच्चों के द्वारा ये कोचिंग चलाई जा रही है। इसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों IIT के बच्चे नीट और IIT कोचिंग बच्चों को दिला रहे हैं। इसमें हमारे कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। 15 मई से शुरू हुआ और अभी स्टार्टिंग में लगभग 180 बच्चे पंजीकृत थे और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ा तो उसमें काफ़ी बच्चे हमारे मतलब छोटा हुए और छोटा अभी लगभग यहाँ पे 50 बच्चे लगभग यहाँ पे अभी अध्ययनरत हैं। ये बच्चे आवासीय व्यवस्था में यहाँ रहते हैं। रहने की व्यवस्था यहाँ पे विद्यालय स्तर पर की गई है और इनके खाने की जो व्यवस्था है ये सब बच्चे पेड करते हैं और इनकी व्यवस्था भी की गई है। और कोचिंग के लिए लगभग हमारे सुबह 8 बजे से और शाम के लगभग 10 बजे तक ये बच्चे हमारे जो IIT के बच्चे हैं ये कोचिंग देते हैं। इससे बच्चों का काफ़ी फायदा हो रहा है और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही पहले मैं डबराव जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए ये पहल की है। और ये जिस हिसाब से शैक्षिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है उन पिछड़े क्षेत्र के लिए नई पहल है। निश्चित ही हमारे बच्चे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो आने वाले बच्चे होंगे, इनसे बहुत मोटिवेट होंगे और निश्चित है कि अगले कुछ वर्षों में इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी जो बच्चा हमारा 9th पढ़ रहा है वो बच्चा 12th पास करेगा तो निश्चित ही ये है कि वो जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा प्रतिभा करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और हमारे समाज क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी उपलब्धि होगी कि हमारे बच्चे आगे अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा करेंगे। मैं डबराव जी को आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को प्रमाण याद कर। नारायणपगढ़ में जो हम पढ़ा रहे हैं ये 2 महीने का एक प्रोग्राम हमने यहाँ शुरू करा और बेसिक्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के बहुत कमज़ोर होते हैं तो हम बेसिक्स पे और फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सवेरे 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो 2-2 घंटे की 3 क्लासेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में। जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक उनका अलग प्रोग्राम चलता है और जो JEE के लिए या अन्य जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए जो मैथ्स की ज़रूरत होती है तो उनका एक अलग प्रोग्राम चलता है। लालकुआं के लाइन पार संजय नगर में नगर विकास एवं कल्याण समिति द्वारा क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कॉलोनी वासियों ने पहुंचकर विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने नगर पंचायत लालकुआं से सटी कॉलोनी लाइन पार संजय नगर के नगर पंचायत में शामिल किए जाने और 12 वर्षों से जर्जर हो चुकी रोड का निर्माण कार्य किए जाने,
कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने सहित पेयजल की समस्या के संदर्भ में अवगत कराते हुए 250 लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को सौंपे। कुछ अन्य बिंदुओं पर आज यहाँ के लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। जिस सड़क पे हम लोग खड़े, इसके लिए बहुत लंबे समय से इसको बनाने की मांग थी और ये सड़क स्वीकृत हो चुकी है। इस सड़क को हम जल्दी बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इस क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करके नगर पंचायत का विस्तारीकरण करके नगर पालिका बनाने की मांग है, उसके लिए भी हमने पूर्ण कार्रवाई कर दी है। शासन से उसमें जो है जानकारी मांगी गई है जिला प्रशासन से, वो वहाँ से आ चुका है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह, क्योंकि इस जगह पर थोड़ा विवाद है, कुछ लोग कहते हैं ये रेलवे की जगह, कुछ लोग कहते हैं वन विभाग की जगह है। अगर ये वन विभाग की जगह है तो इसको वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत भूमि का मालिकाना हक और राजस्व बनाने के लिए हम उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोग मैंने कहा है कि कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट अगर आप लोग देंगे तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में नाली से लेके सड़कों से लेके और अन्य जो भी समस्याएं सब मेरे संज्ञान में है, तो मैं इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करूंगा और इस क्षेत्र को लालकुआ नगर का सबसे क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करूंगा। इसके जो लालकुआ का जो नगर पंचायत का क्षेत्र है उसमें 12.5 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है। उसका टेंडर हो गया है। अगले महीने हम उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं, कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि ये क्षेत्र नगर पंचायत में नहीं था तो इसलिए यहाँ के लिए दिक्कत आई। तो अगले 30 वर्षों में इस क्षेत्र में जितनी पानी की जरूरत होगी उसको ध्यान में रखते हुए 17.5 करोड़ रुपए का एक यहाँ के लिए पेयजल योजना बनाई गई है, जो राज्य सेक्टर में जो स्वीकृत हो चुकी है। उसके लिए पैसा मिलना बाकी है, तो उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो यहाँ की पानी की जो पुरानी समस्या है उससे हमें निजात मिलेगी और हम अगले 30 वर्षों तक इस क्षेत्र में पानी के संकट को रोक सकेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।